करते हैं। मियोसिस शब्द की खोज फार्मर तथा मुरे ने की थी। यह विभाजन गुणसूत्रों की जनन कोशिकाओं में होता है। मतलब मियोसिस का नाम सर्वप्रथम फार्मर तथा मुरे ने सन 1905 में दिया था और यह विभाजन केवल जीवों की जनन कोशिकाओं में होता है। इसका अर्थ हुआ कि अर्धसूत्री विभाजन प्रायः जनन कोशिकाओं में युग्मकों या गैमेट्स के निर्माण के टाइम होता है। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जब वृषण या टेस्टिस में शुक्राणु बनने लगते हैं तो वहाँ पर मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन होता है। और ऐसे ही स्त्रियों में अंडाशय जो होता है या ओवरी जो होती है उसमें जब अंडाणुओं का निर्माण होता है तो वहाँ पर मियोसिस होती है, या कह लीजिए ओवरी में अंडाणुओं के निर्माण के समय मियोसिस होती है। यदि पौधों की बात की जाए तो पौधों में यह परागकण व भ्रूणपोष के निर्माण के समय होता है। यानी जब परागकण बनने लगते हैं और भ्रूणपोष निर्माण होता है उस समय मियोसिस होती है। युग्मनज से बीजाणु या स्पोर बनते समय भी मियोसिस की क्रिया होती है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस जीवों की जनन कोशिकाओं में कहाँ कहाँ पर होती है। तो विभाजित होने वाली कोशिकाओं की संख्या द्विगुणित होती है। इस विभाजन के फलस्वरूप संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिकाओं से आधी रह जाती है। युग्मकों के संयोजन से युग्मनज बनता है जिससे गुणसूत्रों की संख्या फिर से द्विगुणित हो जाती है। मतलब ये कि विभाजित होने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या डिप्लॉयड होती है। यानी जब नर तथा मादा गुणसूत्र वाले युग्मक आपस में मिल जाते हैं तो जाइगोट अथवा युग्मनज बनाते हैं, तो उसे ही द्विगुणित कहा जाता है या डिप्लॉयड कहा जाता है। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिकाओं से आधी रह जाती है, मतलब अगुणित या हैप्लॉयड होती है। तो विभाजन होने वाली कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित तथा संतति कोशिकाओं में अगुणित होती है। अर्थ यह हुआ कि जनन कोशिकाओं तथा मात्र कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या को द्विगुणित या पुत्री कोशिकाओं को अगुणित कहते हैं। यानी गुणसूत्रों की जो संख्या होती है उन्हें द्विगुणित कहा जाता है, और जो मात्र कोशिकाएं होती हैं और जो पुत्री कोशिकाएं होती हैं उसमें अगुणित होते हैं, उसको अगुणित कहते हैं। युग्मकों के संयोजन से युग्मनज अथवा अंग्रेजी में कहें तो जाइगोट बनता है जिसके गुणसूत्रों की संख्या फिर से द्विगुणित हो जाती है। आपको बता दें कि पुत्री कोशिकाओं को युग्मक या गैमेट्स कहते हैं और नर तथा मादा युग्मक आपस में मिलकर जाइगोट या युग्मनज बनाते हैं, जिससे होता क्या है कि गुणसूत्रों की संख्या फिर से द्विगुणित हो जाती है। तो अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका का विभाजन 2 बार होता है। मतलब अर्धसूत्री विभाजन लगातार 2 विभाजनों के द्वारा होता है। पहले विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है और दूसरा विभाजन सेम सूत्री विभाजन की तरह होता है। पिछला वीडियो मैंने सूत्री विभाजन का अपने चैनल में अपलोड किया है, आप लोग देखना चाहें तो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो ये अर्धसूत्री विभाजन के दोनों विभाजन एक पूर्ण अर्धसूत्रण कोशिका विभाजन के 2 चरण होते हैं और इन्हें क्रमशः प्रथम विभाजन और द्वितीय विभाजन कहा जाता है। इस प्रकार से एक मात्र कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाएं बन जाती हैं या 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। मतलब दोनों विभाजनों के फलस्वरूप 4 पुत्री कोशिकाओं अथवा युग्मक का निर्माण होता है। तो चलिए इन दोनों को एक एक करके समझा देता हूं। तो पहला है प्रथम अर्धसूत्री विभाजन। आपको बता दें कि प्रथम अर्धसूत्री विभाजन को हास विभाजन भी कहते हैं, क्योंकि इस विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या का हास होता है, यानी गुणसूत्रों की संख्या कम होती है। तो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में 4 अवस्थाएं होती हैं। पहला प्रथम पूर्वावस्था अथवा अंग्रेजी में फर्स्ट प्रोफेज, दूसरा प्रथम मध्यावस्था अंग्रेजी में फर्स्ट मेटाफेज, तीसरा है प्रथम पश्चावस्था फर्स्ट एनाफेज, और फिर लास्ट है प्रथम अंत्यावस्था फर्स्ट टेलोफेज। चलिए अब इनको एक एक करके समझा देते हैं। तो पहली अवस्था है प्रथम पूर्वावस्था या प्रोफेज फर्स्ट। अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था अत्यधिक जटिल, लंबी तथा महत्वपूर्ण अवस्था है। मतलब यह मियोसिस की सबसे बड़ी अवस्था है, इसीलिए इसे 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है लेप्टोटीन। तो लेप्टोटीन में कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है। गुणसूत्रों पर क्रोमोसोम स्पष्ट होते हैं।
तैयार होने का मतलब ये हुआ कि केंद्रक का आयतन बढ़ जाता है। क्रोमैटिन धागे जो होते हैं वो खुलकर लंबे पतले धागे के समान रचना बनाते हैं और बाद में धीरे धीरे संघनित होते हैं। इन्हें ही गुणसूत्र कहा जाता है जब संघनित हो जाते हैं, और जिसमें आधे नर होते हैं और आधे मादा गुणसूत्र होते हैं। इन्हीं गुणसूत्रों को समजात गुणसूत्र कहते हैं। आपको बता दें समजात गुणसूत्र क्या होता है। एक ही प्रकार के गुण रखने वाले गुणसूत्र समजात गुणसूत्र कहलाते हैं, यानी होमोलॉगस क्रोमोसोम जो होते हैं उन्हें ही समजात गुणसूत्र कहा जाता है, जिनका एक ही प्रकार का गुण होता है। फिर अगली अवस्था है जाइगोटीन। जाइगोटीन के अंतर्गत सूत्र युग्मन होता है, यानी सिनेप्सिस होती है। इस प्रकार गुणसूत्रों की संख्या आधी दिखाई देने लगती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। मतलब इनमें गुणसूत्र एक दूसरे के निकट आकर जोड़े बना लेते हैं। इन जोड़ों को युगली गुणसूत्र कहा जाता है। चूंकि जोड़े हो जाते हैं, युगल हो जाते हैं, इसलिए युगली गुणसूत्र कहते हैं। और जोड़े बनाने की इसी क्रिया को सूत्र युग्मन कहा जाता है या सिनेप्सिस कहा जाता है। फिर अगला है पैचिटीन। पैचिटीन के अंतर्गत क्या होता है, सूत्र युग्मित गुणसूत्र आपस में और अधिक मजबूती से लिपट जाते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, जो गुणसूत्र हैं वो और अधिक मजबूती से लिपट गए हैं, ट्विस्टिंग हो जाती है, क्रोमोमेयर्स अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। अब समजात जोड़ा स्पष्ट 4 सूत्रों वाला या टेट्रावैलेंट दिखाई देने लगता है, यही क्वेज़मेटा बनते हैं। तो पैचिटीन में क्या होगा कि इसमें प्रत्येक गुणसूत्र लंबाई में 2 भागों में बढ़ जाता है और प्रत्येक जोड़े में जो होता है कि अर्ध गुणसूत्र दिखाई देता है, जिसे चतुर संयोजक कहा जाता है या चतुर संयोजक कहते हैं। तो अब आते हैं अगले पर, डिप्लोटीन पर। डिप्लोटीन के अंतर्गत क्या होता है, क्वेज़मेटा अधिक स्पष्ट हो जाते हैं, क्रॉसिंग ओवर होता है और गुणसूत्र अपनी टेट्रावैलेंट स्थिति में अत्यंत स्पष्ट, मोटे, छोटे हो जाते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, डिप्लोटीन में गुणसूत्र अधिक संघनित हो गए हैं तथा युग्मित गुणसूत्र जो हैं वो प्रत्येक अर्ध गुणसूत्र एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। ये गुणसूत्र एक साथ अलग नहीं होते हैं, बल्कि कुछ स्थानों पर एक अर्ध गुणसूत्र दूसरे अर्ध गुणसूत्र से क्रॉस के रूप में जुड़े रहते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। कुछ स्थानों पर क्या होता है कि एक अर्ध गुणसूत्र दूसरे अर्ध गुणसूत्र से क्रॉस के रूप में जुड़ जाता है। तो इन्हीं स्थानों को क्वेज़मेटा कहते हैं और इन्हीं स्थानों पर गुणसूत्र टूट जाते हैं और एक गुणसूत्र टूटा भाग दूसरे गुणसूत्र के टूटे भाग से जुड़ जाता है। यानी एक गुणसूत्र का टूटा हुआ भाग जो होता है वो दूसरे गुणसूत्र के टूटे हुए भाग से जुड़ जाता है। इसी क्रिया को विनिमय कहा जाता है या इसी क्रिया को क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा डिप्लोटीन। अब आते हैं अगले पर, डाइकाइनेसिस। तो डाइकाइनेसिस में गुणसूत्र स्पष्ट रूप से अलग अलग किंतु मैट्रिक्स के अंदर रहते हैं। इस समय केंद्रक कला और केंद्रिका लुप्त हो चुके होते हैं। तर्क भी अब तक उत्पन्न हो जाता है और गुणसूत्र टेट्रावैलेंट अवस्था में ही तर्क की मध्य रेखा की ओर खिसकने लगते हैं। तो कुल मिलाकर के डाइकाइनेसिस के अंतर्गत, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, गुणसूत्र अधिक कुंडलित हो जाते हैं और इनके चारों ओर अधिक मैट्रिक्स एकत्रित हो जाता है। केंद्रक कला और केंद्रिका क्या होती है, अदृश्य हो जाती है, गायब हो जाती है और तर्कों का निर्माण होने लगता है, यानी तर्क बनने लगते हैं। तो इस प्रकार से प्रथम पूर्वा अवस्था हो जाएगी या फर्स्ट प्रोफेज हो जाएगा। अब आते हैं प्रथम मध्य अवस्था पर। तो प्रथम मध्य अवस्था के अंतर्गत क्या होता है आपको बता देते हैं। टेट्रावैलेंट गुणसूत्र तर्क की मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, और मध्यावस्था प्लेट बन जाती है, यानी मेटाफेज प्लेट का निर्माण हो जाता है और टेक्सटाइल फाइबर जो होते हैं ये गुणसूत्रों के साथ सेंट्रोमियर या काइनेटोकोर पर जुड़े होते हैं। टेट्रावैलेंट के दोनों गुणसूत्र के मध्य प्रतिकर्षण अत्यधिक बढ़ जाता है, यानी दोनों गुणसूत्रों के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण बढ़ता है, वो भी अत्यधिक बढ़ता है। तो प्रथम मध्यावस्था के अंतर्गत क्या होगा कि इसमें जो तर्क होते हैं वो बनने लगते हैं और सभी गुणसूत्र तर्क की मध्य रेखा पर एकत्रित हो जाते हैं और गुणसूत्रों का जो गुणसूत्र बिंदु होता है वो सदैव ध्रुव की ओर होता है। तो इस प्रकार से प्रथम मध्यावस्था हो जाएगी। अब आते हैं प्रथम पश्चावस्था पर। इसमें क्या होता है, प्रतिकर्षण के बढ़ने और टेक्सटाइल फाइबर के सिकुड़ने के कारण टेट्रावैलेंट के दोनों बाइवैलेंट गुणसूत्र विपरीत ध्रुव की ओर खिसकने लगते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। ये जो टेक्सटाइल फाइबर्स हैं इनके सिकुड़ने के कारण टेट्रावैलेंट के जो दोनों गुणसूत्र हैं, बाइवैलेंट गुणसूत्र हैं, वो विपरीत ध्रुवों की ओर खिसकने लगते हैं। इस समय तर्क मध्य रेखा से कुछ पिचक जाता है और दोनों ध्रुवों की ओर बढ़ जाता है।
और तर्क के पिचकने से क्या होता है कि दोनों ध्रुवों की दूरी बढ़ जाती है। बाईवैलेंट गुणसूत्र ध्रुवों की ओर खिसकते रहते हैं। तो ये हो जाएगी प्रथम पश्चावस्था। कुल मिलाकर के इसमें प्रथम पश्चावस्था में क्या हुआ कि प्रतिकर्षण बल के कारण गुणसूत्र विपरीत ध्रुव की ओर जाने लगते हैं और इसमें दोनों युग्म की जो गुणसूत्र होते हैं आनुवांशिक दृष्टि के समान है तथा ये संख्या में आधे रह जाते हैं। अब आते हैं अगले भाग प्रथम अंत्यावस्था पर। तो प्रथम अंत्यावस्था या टेलोफेज फर्स्ट के अंतर्गत क्या होता है, बाईवैलेंट गुणसूत्र ध्रुवों पर एकत्रित हो जाते हैं जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है और अब केंद्रक कला केंद्रिक इत्यादि स्पष्ट होने लगते हैं। इस प्रकार दोनों ध्रुवों पर एक एक केंद्रक बन जाता है। तो टेलोफेज फर्स्ट के अंतर्गत क्या होगा, यानी प्रथम अंत्यावस्था के अंतर्गत क्या होगा, प्रत्येक ध्रुव के गुणसूत्रों के समूह में केंद्रिका प्रकट हो जाती है और केंद्रक कला बन जाती है। अर्धसूत्री विभाजन के प्रथम चरण में एक कोशिका विभाजित होकर द्विपोत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। इस प्रकार से अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की सभी अवस्थाएं हो गई हैं। अब कोशिका द्रव्य का विभाजन आपको बता देते हैं, यानी साइटोकाइनेसिस बता देते हैं। तो कोशिका द्रव्य का विभाजन प्रायः मियोसिस प्रथम पूर्ण होने पर नहीं होता, यानी मियोसिस प्रथम जब पूर्ण होता है तब कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता। जो दोनों केंद्रक होते हैं वो मियोसिस द्वितीय की तैयारी करना शुरू कर देते हैं और यदि यह होना होता है तो कोशिका पट्टिका अंत्यावस्था प्रथम से पहले ही बनने लग जाती है, यानी सेल प्लेट का निर्माण पहले से ही होने लगता है। तो इस प्रकार कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाएगा। अब आते हैं अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय पर या सम विभाजन पर। प्रथम को हास का विभाजन कहा गया था और इसे सम विभाजन भी कहा जा सकता है। तो अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय कैसे होगा, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की अंत्यावस्था पूरी होने से पहले अथवा बाद में अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय की पूर्वावस्था या पूर्वावस्था सेकंड प्रारंभ हो जाती है। तो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के द्वारा बनी दोनों कोशिकाएं या केंद्रक प्रायः एक साथ ही विभाजित हो जाते हैं। यह विभाजन साधारण विभाजन या सूत्री विभाजन की तरह से होता है, जैसे मैंने पहले से वीडियो अपलोड कर रखा है यूट्यूब पर। सूत्री विभाजन या माइटोसिस का वीडियो वहां से देख सकते हैं। मतलब ये हुआ कि दोनों केंद्रक या कोशिकाएं वही प्रवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं जैसे सूत्री विभाजन या माइटोसिस में होती हैं। तो इसके अंतर्गत भी पूर्वावस्था द्वितीय यानी प्रोफेज द्वितीय, मध्यावस्था द्वितीय या मेटाफेज द्वितीय, पश्चावस्था द्वितीय, अंत्यावस्था द्वितीय होती है। तो इस प्रकार से संपूर्ण अर्धसूत्री विभाजन के अंत में 4 कोशिकाएं बनती हैं, जिनमें से प्रत्येक के केंद्रक में पूर्वावस्था प्रथम के प्रत्येक टेट्रावैलेंट गुणसूत्र की एक एक क्रोमैटिड्स होती है। इस प्रकार प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका की आधी या अगुणित होती है, इसीलिए इसे अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। तो आशा है आप लोगों को अर्धसूत्री विभाजन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।